बहू रानी, हुक्म शाह ने आपको अपने कमरे में आने का आदेश दिया है। दुलारी की ये आवाज़ महक के कानों में पड़ी तो उसके पूरे जिस्म में एक सिरहंसी दौड़ गई। बहू रानी, ये शब्द सुनते ही 20 वर्षीय महक के माथे पर अनगिनत बल पड़ गए थे। अब क्या बाकी रह गया है मेरी ज़िंदगी में? उसकी आवाज़ बेहद ठंडी थी, मगर उस आवाज़ में एक ऐसा दर्द छिपा था जिसे वो किसी से कह भी नहीं सकती थी। जाकर कह दीजिए अपने हुक्म शाह से कि हमने उनका आदेश मानने से मना कर दिया है। महक की बात सुनकर दुलारी की तो धड़कनें तेज हो गई थीं। वो अच्छी तरह से जानती थी रणविजय राजपूत अपने नाम की तरह बेहद अड़ियल, जिद्दी और सातिर, जुनून की हद तक हटी इंसान था। एक बार तुम उसका गुस्सा देख चुकी हो बहू रानी। आज तुम्हारी सुहाग रात है और अगर तुम उनके कमरे में नहीं गई तो वो खुद तुम्हें लेने आ जाएंगे। पहले तो आप मुझे ये बार बार बहू रानी कहना बंद कर दीजिए। बहू रानी सुनकर ऐसा लगता है जैसे एक साथ कई जहरीले बिच्छुओं ने मुझे डंक मार दिया हो। उसकी आंखों में बेबसी, गुस्सा और खौफ एक साथ तैर उठे। अरे चुप हो जाइए बहू रानी, जरा धीरे बोलिए। अगर यह बात हुकुम शाह के कानों तक पहुंच गई तो गजब हो जाएगा। दुलारी ने कांपते हाथों से महक का हाथ थामते हुए गिड़गिड़ा कर कहा। उसकी आंखों में रणविजय के खौफ का साया साफ दिखाई दे रहा था। हो जाने दीजिए गजब। महक ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। उसकी आंखें गुस्से और दर्द से लाल हो चुकी थी। जिस इंसान ने धोखे से जबरदस्ती मेरी शादी मुझसे छीनकर अपने नाम का सिंदूर मेरी मांग में भर दिया, मैं उसकी शर्तों पर चलने के लिए मजबूर नहीं हूँ। कह दीजिए उनसे, महक उनकी कोई दासी नहीं है जो एक हुक्म पर हाजिर हो जाए। लेकिन बहू रानी, मैंने कहा ना दुलारी, मुझे उस इंसान की सूरत भी नहीं देखनी। महक का गला रुंध गया था। अभी दुलारी की जबान से कोई दूसरा शब्द निकलता ही कि तभी धड़ाम से दरवाज़ा खुला। दरवाजे के फ्रेम में खड़ा रणविजय सिंह राठौर किसी घने काले बादलों के से घिरे तूफान की तरह दिखाई दे रहा था। उसकी लंबी चौड़ी काठी और आंखों में जलती हुई नीली आग कमरे की पूरी हवा को पल भर में जहरीला बना गई थी। दुलारी का तो जैसे दम ही घुट गया था। उसने खौफ के मारे अपना सिर झुका लिया और दबे पांव कमरे से बाहर खिसक गई। रणविजय ने अपने भारी बूटों की आवाज़ के साथ धीरे धीरे कदम महक की तरफ बढ़ाए। हर कदम के साथ महक के दिल की धड़कनें किसी बेकाबू ढोल की तरह बजने लगी थीं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाहर निकलिए मेरे कमरे से। महक ने खौफ से पीछे हटते हुए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन संगमरमर की ठंडी दीवार ने उसका रास्ता रोक लिया। रणविजय के होंठ पर एक तीखी, खतरनाक और सातिर मुस्कान उभर आई। उसने अपने दोनों हाथ महक के सिर के दोनों तरफ दीवार पर टिका दिए और उसे अपने विशाल शरीर के बीच की पूरी तरह से लॉक कर दिया। उसकी मखमली मगर भारी मौजूदगी महक के होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। तुम्हारा कमरा? रणविजय उसके इतने करीब आ गया था कि उसकी गर्म सांसें महक के कांपते हुए होंठों को छू रही थी। राठौर हवेली का हर कोना, हर हवा और यहाँ तक कि तुम्हारी हर सांस पर सिर्फ और सिर्फ रणविजय का हक है महक। मुझे आपकी इस जबरदस्ती की शादी से कोई मतलब नहीं है। यह सुहागरात, यह रिश्ता सब एक नाटक है मेरे लिए। महक ने उसकी चौड़ी छाती पर अपनी हथेलियां रखकर उसे पीछे धकेलने की पूरी ताकत लगाई, लेकिन रणविजय अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। नाटक? रणविजय ने एक ही झटके में उसकी दोनों नाजुक कलाइयों को अपनी एक ही सख्त गिरफ्त में दबोच लिया और उन्हें उसके सिर के ऊपर दीवार से सटा दिया। उसकी ये पकड़ इतनी सख्त थी कि महक के मुंह से एक दर्द भरी आह निकल गई। अपनी इस भूल को जितनी जल्दी सुधार लोगी, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा हुक्मा। रणविजय ने अपनी गहरी काली आंखों को उसकी बेबस आंखों में गड़ाते हुए धीमी मगर भारी आवाज में कहा, क्योंकि रणविजय राजपूत जो चाहता है उसे हासिल करके रहता है, चाहे प्यार से हो या अपनी इस सनक से।
उसके शब्द तीर की तरह महक के दिल में उतरते चले गए। उसने गुस्से में अपनी उंगलियां मरोड़ ली। वह जानती थी कि वह झूठ नहीं बोल रहा था, चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, मगर रणविजय राजपूत जैसा पावरफुल इंसान उसकी जिंदगी में ग्रहण की तरह लग चुका था। आप हैवान हैं, मुझे आपसे नफरत है। महक की आंखों से बेबसी के आंसू बहकर उसके गालों पर फिसल गए। और तुम्हारी यही नफरत तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। रणविजय ने अपने अंगूठे से उसके गाल पर बिखरे आंसू को बड़ी नजाकत से पोंछा, मगर उसकी आवाज़ का अधिकार वैसा ही कायम था। आज की रात सिर्फ हमारी सुहागरात नहीं है महक, आज से तुम्हारे इस ताउम्र की कैद की शुरुआत है, और इस कैद के रिहाई पाने की दुआ भी तुम्हें रणविजय राजपूत के जुनून से आज़ाद नहीं करा सकती। महक की सांसें सीने में ही अटक कर रह गई थीं। रणविजय की इस खौफनाक और जुनूनी मोहब्बत की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि 20 साल की महक के पास उस हवेली की ऊंची दीवारों के बीच घुटने टेकने के अलावा फिलहाल कोई दूसरा रास्ता नहीं। अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझे ज़बरदस्ती करने पर मजबूर किया तो उम्र भर के लिए इस हवेली की दीवारों के पीछे घुट घुट कर जीना होगा। रणविजय की आवाज़ में एक ऐसा तीखापन और रौब था जिसने महक के बचे कुछे हौसले को भी झकझोर कर रख दिया था। उसकी गहरी काली आंखों में कोई रहम नहीं था, सिर्फ एक ऐसा जुनून था जो महक को पूरी तरह से निगल जाना चाहता था। कैसी आज़ादी? महक ने अपनी कांपती आवाज़ में छुपे डर को दबाते हुए सीधा उसकी आंखों में देखकर पूछा। सिर्फ 3 महीने, पूरे 90 दिन। रणविजय ने अपनी पकड़ महक की कलाई पर थोड़ी ढीली की, लेकिन उसकी आगोश का घेरा अब भी वैसा ही कायम था। इन 3 महीनों में तुम्हें इस राठौर हवेली में मेरी हुक्मा बनकर रहना होगा, मेरी पत्नी बनकर रहना होगा। अगर इन 90 दिनों में तुम मेरे इस जुनून को हरा सकी तो तुम आज़ाद होगी बिना किसी शर्त के, और अगर नहीं, महक का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, और अगर नहीं तो फिर ताउम्र तुम्हें इस रणविजय राजपूत की रानी बनकर रहना होगा। फिर न कोई आज़ादी होगी, न कोई सिकवा। उसने महक के चेहरे पर बिखरी एक लट को बड़ी नजाकत से उसके कान के पीछे समेटा, लेकिन उसकी आंखों का खतरा कम नहीं हुआ था। महक ने अपनी सूजी हुई आंखों से उसकी तरफ देखा। 20 साल की महक के सामने 2 ही रास्ते थे, या तो वह अभी इस खतरनाक इंसान की हवस और गुस्से का शिकार बन जाए, या फिर 3 महीने का यह खेल खेल कर अपनी आज़ादी की आखिरी जंग लड़े। उसने अपने होंठों को भींचते हुए अपनी हिम्मत जुटाई। मुझे आपकी यह शर्त मंजूर है, लेकिन इन 3 महीनों में आप मुझे मेरी मर्जी के बिना हाथ नहीं लगाएंगे। रणविजय के चेहरे पर एक कुटिल और सातिर मुस्कान छा गई। उसने झुककर महक के माथे के ठीक पास संगमरमर की दीवार पर अपनी ठुड्डी टिकाई और धीमी आवाज़ में फुसफुसाया, मंजूर है। मैं आपकी बात पर भला कैसे यकीन कर लूँ? महक ने अपनी कांपती हुई आवाज़ को पूरी ताकत से संभालते हुए कहा। उसकी आंखें डर से भरी थीं, मगर उनमें अपने वजूद को बचाने की एक बेबस जिद साफ दिख रही थी। आप जैसे इंसान का कोई भरोसा नहीं है। जो इंसान रात के अंधेरे में मुझे धोखे से यहाँ ला सकता है, जो ज़बरदस्ती मेरी मांग भर सकता है, वो अपनी ही जवान से मुकर जाए तो मैं क्या करूँगी? क्या गारंटी है कि आप 3 महीने बाद मुझे सच में आज़ाद कर देंगे और इन 90 दिनों में आप मेरे साथ अपनी सीमाएं लांघने की कोशिश नहीं करेंगी? महक का यह सवाल सुनते ही रणविजय की आंखें पल भर के लिए सिकुड़ी। कमरे की ठंडी हवा में एक अजब सा सन्नाटा छा गया। रणविजय ने दीवार पर टिकी अपनी ठुड्डी उठाई और बेहद आहिस्ता से अपने कदम पीछे खींचे। उसने अपनी शाही शेरवानी के कॉलर को ठीक किया और अपनी भारी रौबदार आवाज़ में कहा, रणविजय सिंह राठौर अपने दुश्मन को भी धोखा नहीं देता हुक्मा, और तुम तो फिर भी हमारी जिद हो।
हमारी जबान ही राठौर हवेली का कानून है। उसने अपनी जेब से एक सोने की मूठ वाला छोटा सा कटार निकाला और झटके से महक की तरफ बढ़ाया। महक खौफ के मारे 2 कदम पीछे हट गई। यह कटार आज से तुम्हारा है। रणविजय की आवाज़ में एक अजीब सी रियासत ठिसक थी। अगर 3 महीने में रणविजय राजपूत अपनी हद भूलकर तुम्हारे करीब आने की जुर्रत करे तो इस कटार का इस्तेमाल करने से मत हिचकिचाना। लेकिन याद रखना महक, उसने झटके से कटार को वापस अपने म्यान में रखा और महक की आंखों में अपनी तीखी नज़रें गड़ाते हुए कहा, हवस के लिए जिस्म छुआ जाता है और रणविजय राजपूत को तुम्हारी रूह पर हुकूमत करनी है। तुम्हें अपनी मर्जी से मेरे करीब आना होगा। यही हमारा खेल है और इस खेल में तुम्हें हमसे इश्क करना ही पड़ेगा। उसकी इन बातों ने महक के रोंगटे खड़े कर दिए थे। रणविजय राजपूत की यह खतरनाक कॉन्फिडेंस किसी हथियार से भी ज़्यादा तेज और धारदार थी। महक चाहकर भी समझ नहीं पा रही थी कि ये उसकी आज़ादी का सबसे बड़ा मौका था या फिर किसी नए खेल की शुरुआत। उसने अपने होंठ भींच लिए। आखिर वो और कर भी क्या सकती थी। रणविजय ने उसके चारों तरफ ऐसे चक्रव्यूह की रचना कर दी थी जहाँ से निकल पाना शायद मुमकिन होगा भी कि नहीं, ये वो खुद नहीं जानती थी। उसकी बात खत्म होते ही महक ने एक गहरी सांस ली और एक नज़र उस छोटे से कटार को दिखा। उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका था। काफ़ी देर की खामोशी के बाद उसने गहरी सांस ली, जैसे खुद को संभाल रही हो। ठीक है, मैं 3 महीने तक तुम्हारे साथ तुम्हारी हुक्मा बनकर रहने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी भी एक शर्त है। जब 3 महीने के बाद तुम मुझे आज़ाद करोगे तो तुम खुद मेरी शादी गिरीश से करवाओगे। उसकी बात सुनकर रणविजय के दांत भिज गए। तुम जानती हो कि गिरीश मेरा छोटा भाई है। हाँ, मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारा भाई है, लेकिन शायद तुम ये बात भूल चुके हो कि वो तुम्हारा भाई है, क्योंकि जो तुमने उसके साथ किया है उसके बाद तुम खुद को उसका भाई कहने का हक खो चुके हो। महक की बात सुन उसकी मुट्ठियाँ भिज गईं। जबान संभाल कर हुक्मा। रणविजय की आवाज़ में किसी भूखे शेर की गड़गड़ाहट थी। उसके गले की नसें उभर आई थीं। राठौर हवेली में गिरीश का नाम लेने से पहले ये भूलने की गलती मत करना कि तुम इस वक्त किसकी बाहों में लौक हो। गिरीश कमज़ोर था, इसलिए वो तुम्हें संभाल नहीं पाया, और जो रणविजय की जिद बन जाए उसे हासिल करने का हक किसी और का नहीं होता, चाहे वो मेरा अपना सगा होता, चाहे वो मेरा अपना सगा भाई ही क्यों ना होता। गिरीश कमज़ोर नहीं था रणविजय राजपूत। महक ने दर्द से कराहते हुए भी अपनी नज़रें उसकी आंखों से नहीं हटाई थीं। कमज़ोर और बुज़दिल तो तुम हो, जो अपनी ताकत और रुतबे के दम पर मुझे शादी के मंडप से उठा लाए। अरे कौन भाई अपने छोटे भाई की होने वाली पत्नी को मंडप से उठाकर खुद उसके साथ ज़बरदस्ती शादी करता है। तुम भाई नहीं, भाई के नाम पर धब्बा हो, धब्बा। और अब एक औरत का सौदा कर रहे हो। तुमने अपने ही भाई की पीठ में छुरा घोंपा है। अगर हिम्मत है तो मेरी यह शर्त मंजूर करो, वरना मिटा दो मुझे अभी, क्योंकि मैं तुम्हारी यह हुक्मा की नौटंकी बिना इस शर्त के कभी स्वीकार नहीं करूँगी। महक उस पर इल्ज़ाम लगा रही थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि सच्चाई क्या है। रणविजय ने कुछ पल तक उसकी आंखों में झांका। महक की आंखों में उसे अपनी मौत का डर नहीं, बल्कि गिरीश के लिए सच्चा प्यार और उसके प्रति नफरत की एक न बुझने वाली ज्वाला दिखाई दे रही थी। रणविजय के होंठों पर एक बहुत ही धीमी, ठंडी और जानलेवा मुस्कान आ गई। उसने धीरे से महक का जबड़ा छोड़ा और अपने हाथ को अपनी जेब में डालते हुए 2 कदम पीछे हट गया। क्या तुम्हें लगता है कि गिरीश तुमसे सच्चा प्यार करता है? अगर वो तुम्हें सच में प्यार करता होता तो मंडप में छोड़कर नहीं भागता। महक का दिल इस बात से दहल उठा, मगर उसने अपनी घबराहट को अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। नहीं,
वो अपने आंसू, अपना दर्द छुपाकर भागा है, क्योंकि तुमने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया था। और मुझे पूरा यकीन है वो आज भी मेरी एक आवाज़ पर मेरे पास भागा आएगा और मेरा हाथ थाम लेगा। महक ने पूरे यकीन से कहा तो रणविजय के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी, मगर उस मुस्कान में बहुत दर्द छिपा था, जो उसकी आंखों में आंसू बनकर गवाही दे रहा था। मुझे मंजूर है, रणविजय ने अपनी भारी आवाज़ में कहा। उसने अपने आंसू आंखों में ही निगल लिए थे। अगर इन 90 दिनों में तुम रणविजय के इस जुनून, इस हवेली की रवायत और इस दिल के एहसास को हरा सकी, तो ये रणविजय सिंह राठौर खुद अपने हाथों से तुम्हारा हाथ गिरीश के हाथ में थमाएगा। यह राठौर हवेली के हुक्म सा का वादा है तुमसे। रणविजय के होंठों से निकले हर एक शब्द के पीछे छिपा दर्द महक के दिल को छू तो गया था, लेकिन अतीत की कड़वी यादें इतनी हावी थीं कि उसने उन गहरी नम आँखों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था। रणविजय के भारी कदम जैसे ही कमरे से बाहर निकले और दरवाज़ा बंद हुआ, महक दीवारों के सहारे नीचे बैठ गई। रणविजय सिंह राठौर, जिसकी एक हुंकार से पूरा राजस्थान कांपता था, जिसकी हर एक सांस महक की खुशबू तरसती थी, जो हर पल महक का नाम जपता था, वही इंसान आज उसकी नज़रों में किसी हैवान से कम नहीं था। महक उसके इस छुपे हुए दर्द और जुनून से बिल्कुल अनजान थी। रणविजय के जाने के बाद महक कमरे के सन्नाटे में अतीत की यादों में खोती चली गई। उसके कानों में गिरीश के वो मखमली शब्द गूंजने लगी, विल यू मैरी मी। यह वही पल था जिसका इंतज़ार महक पिछले 1 साल से बड़ी शिद्दत से कर रही थी। गिरीश के मुंह से यह बात सुनते ही महक का मुंह हैरानी और खुशी से खुला का खुला रह गया था। वह भी तो गिरीश से उतना ही बेपनाह प्यार करती थी। बिना एक पल गवाए महक ने शर्म से मुस्कुराते हुए गिरीश के हाथ से वो सुर्ख लाल गुलाब थाम लिया था। उस वक्त ऐसा लगा था मानो दोनों की दुनिया मुकम्मल हो गई हो। लेकिन किसे पता था कि जिस गुलाब को महक अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी समझ रही थी, वही गुलाब आगे चलकर रणविजय के जुनून और कांटों से घिर जाएगा। अतीत की यादें उसकी आंखों से आंसू बनकर छलक पड़ी। उसने अपने आंसू पोंछे और एक गहरी सांस ली, जैसे खुद को संभाल रही हो, और आईने में खुद को निहारा और दोबारा से अपनी आंखों से लुढ़कते आंसू को पोंछा। रोना नहीं है महक, तुझे गिरीश के प्यार के लिए लड़ना होगा, खुद को मजबूत बनाना होगा। वो खुद से ही बुदबुदाई और कुछ देर खुद को यूं ही देखती रही, जैसे खुद में ही खुद को ढूंढ रही हो। तभी दरवाज़ा धीरे से खुला तो सामने हुक्म सा दरवाज़ा बंद करते नजर आए थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सोई नहीं हो अब तक? रणविजय की आवाज़ इस बार थोड़ी नर्म तो थी। आखिर नींद किसे आएगी इस हवेली में, जिस हवेली में आप जैसे धोखेबाज और जालिम लोग रहते हैं। महक की आवाज़ नफरत और दर्द से कांप रही थी। वह आईने के सामने से झटके से पलटी और अपनी लाल आंखों से रणविजय को घूरने लगी। रणविजय ने एक ठंडी और गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक पल के लिए ऐसा दर्द उभरा जिसे शायद वो महक से छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और ड्रेसिंग टेबल पर रखी एक सोने की म्यान वाली कटार को उठाकर अपनी उंगलियों से सहलाने लगा। आप यहाँ क्यों आए हैं हुक्म सा? क्यों मैं अपने कमरे में नहीं आ सकता क्या? रणविजय ने तिरछी नज़र महक पर डाली तो उसने नज़रें फेर ली। आप शायद भूल रहे हैं कि आपने मुझसे वादा किया है कि आप मुझे मेरी मर्जी के बिना नहीं छू सकते। महक की आवाज़ इस बार थोड़ी ऊंची हुई तो रणविजय की सख्त मुट्ठियाँ अपने आप भिज गईं। रणविजय ने अपने होंठ पर एक तीखी सातिर मुस्कान सजाई और धीमी और भारी आवाज़ में बोला, छूने के लिए मना किया था हुक्मा, देखने के लिए तो नहीं। उसकी यह बात सुनते ही महक झेंप कर रह गई। उसके गाल गुस्से और शर्म से लाल हो गए थे। उसने रणविजय की आंखों में देखा जहां एक ऐसा जुनून और अधिकार तैर रहा था जो किसी भी औरत को अंदर तक हिला देने के लिए काफ़ी था।
तुम सो जाओ, मैं यहाँ सोफे पर सोऊंगा ताकि तुम हर पल मेरी नज़रों के सामने रहो। रणविजय ने अपनी शेरवानी के बटन खोलते हुए सोफी की तरफ कदम बढ़ाए और आगे जोड़ते हुए कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इन 90 दिनों में तुम किसी गैर मर्द से मिलो। गैर मर्द? हुकुम शाह के कहने का मतलब महक बखूबी समझती थी। उनकी यह कड़वी बातें उसे अंदर तक जलाकर खाक कर रही थी, मगर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। उसे तो यह तक नहीं पता था कि गिरीश इस वक्त कहाँ है। शादी के मंडप में उसका इंतजार आज भी महक के लिए एक अधूरा ख्वाब बना हुआ था। पता नहीं उस इंसान ने गिरीश के साथ क्या किया होगा, कहाँ गायब कर दिया होगा उसे। यही सब सोचते सोचते वह बेड पर लेट गई, लेकिन उसकी गुस्से से भरी मानो निगल जाने वाली नज़रें अब भी सोफे पर बैठे हुकुम शाह पर ही टिकी थी। रणविजय सोफे पर लेट गया और अपनी एक बाह सिर के नीचे रखकर महक को ही देखने लगा। उसकी तरफ हुकुम शाह की गहरी एकटक नज़रें महसूस होते ही महक ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। दिन भर की मानसिक थकान और रोने के बाद नींद उसे कब अपनी आगोश में ले गई उसे खुद भी पता नहीं चला। मगर हुकुम शाह की आंखों में नींद कहाँ थी। वह रात के सन्नाटे में बेड पर सोई हुई महक के मासूम चेहरे को निहार रहे थे। कमरे की मध्यम रोशनी में उसकी कांपती पलकें और चेहरे का सीधापन देखकर रणविजय के होंठों से एक ठंडी आह निकल गई। सच में तुम कितनी मासूम हो हुक्मा। तुम नहीं जानती कि तुम जिस इंसान का इंतजार कर रही हो वो असल में क्या है, उसकी काली सच्चाई क्या है। अगर मैंने इस वक्त तुम्हें उसकी हकीकत बताई तो तुम शायद मुझ पर यकीन भी नहीं कर पाओगी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है एक दिन मैं तुम्हारी आंखों पर बंधी इस झूठे प्यार की पट्टी खोल कर ही रहूँगा। इन्हीं आते जाते ख्यालों, सीने में दबे दर्द और महक की तरफ अपनी बेपनाह मोहब्बत के साए में रणविजय की पूरी रात गुजर गई। वह तिनका भर भी नहीं सोया था, बस पूरी रात उसे ही देखता रहा। अगली सुबह जब चिड़ियों के चहचहाहट के साथ महक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसकी नज़र सीधे सोफे पर पड़ी। रणविजय ठीक उसी पोजीशन में लेटा बिना पलक झपकाए सिर्फ उसी को देख रहा था। महक ने झटके से उठकर खुद को संभाला और मन ही मन बुदबुदाई, बड़ा ही पागल इंसान है। क्या यह मुझे पूरी रात ऐसे ही घूरता रहा जैसे मैं यहाँ से भाग जा रही हूँ। महक नहाकर आई तो हुकुम शाह को कमरे में ना पाकर उसने एक गहरी चैन की सांस ली। थैंक गॉड, फाइनली उस खड़ूस इंसान ने मुझे कुछ देर अकेला तो छोड़ा, वरना उसके साथ तो सांस लेना भी मुश्किल होता है। तभी कुछ ही देर बाद कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। हे भगवान, लगता है वो डेविल फिर से आ गया। उसने मुंह बनाया और पैर पटकते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने दुलारी हाथों में खाने की थाली लिए अंदर दाखिल हुई। दुलारी ने गर्म गर्म खाने की ट्रे टेबल पर सजाई और बड़े अदब से बोली, बहू रानी, हुकुम शाह ने कहा है कि आप खाना खा लीजिए। वो कुछ काम से बाहर गए हैं और साथ में ये भी कहा है कि वो कहीं भी रहें उनकी नज़रें हमेशा आप पर ही हैं, इसलिए कोई होशियारी करने की ज़रूरत मत करना। मुझे नहीं खाना, महक ने बिस्तर से उतरते हुए अपने रूखे स्वर में कहा। उसकी आंखों में रात भर की नफरत और थकान साफ छलक रही थी। तुम्हारे हुकुम शाह को सिर्फ हुक्म चलाना आता है, यह इंसान किसी की फीलिंग नहीं समझता। दुलारी, मुझे तो आज तक यकीन नहीं होता कि कोई सगा भाई अपने ही छोटे भाई की होने वाली पत्नी के साथ ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकता है। दुलारी बहुत कम बोलने वाली औरत थी। वह बिना कुछ कहे शांत रहकर थाली में खाना परोसती रही। महक का गुस्सा अब बेकाबू हो रहा था। वह दुलारी के पास आकर कड़वे लहजे में बोली, मुझे तो लगता है मेरी शादी किसी इंसान से नहीं बल्कि एक डेविल से हो गई है। मैं ताउम्र के लिए उस राक्षस की कैद में फंस चुकी हूँ। महक की इस बात में गुस्सा और कड़वाहट इतनी ज़्यादा थी कि दुलारी के कांपते हाथ वहीं थम गए। उसने थाली टेबल पर रखी
और अपनी नम आँखों से महक की तरफ देखा। बहू रानी, आप हुकुम सा के बारे में ऐसा क्यों सोचती हैं? दुलारी की आवाज़ में एक गहरा दर्द था। वो जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल नहीं हैं। वो अंदर से बहुत साफ और बड़े दिल वाले हैं। जिस दिन आपको उनका असली चेहरा समझ आएगा ना, आप उनकी पूजा करेंगी। पूजा? महक ने एक तीखी और कड़वी हंसी हंसी। नॉनसेंस। मैं उस डेविल से सिर्फ नफरत करती हूँ और ताउम्र सिर्फ नफरत ही करूँगी। दुलारी ने एक ठंडी सांस भरी। महक नहीं जानती थी कि दुलारी ने रणविजय को अपने बच्चों की तरह पाला था। बरसों पहले जब मेवाड़ की रियासत पर हमला हुआ था, तब पूरा राठौर परिवार खत्म हो गया था। उस खौफनाक रात में यह दुलारी ही थी जिसने 15 साल के हुकुम सा और 7 साल के छोटे गिरीश को अपनी साड़ी के आंचल में छुपाकर हवेली के पीछे के गुप्त रास्ते से निकालकर जान बचाई थी। रणविजय की सगी माँ के गुजर जाने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी की थी, लेकिन गिरीश के पैदा होते ही वह औरत हवेली छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ भाग गई थी। इतना ही नहीं, उसने अपने उस यार के साथ मिलकर राठौर हवेली पर हमला करवाया था और पूरी जायदाद अपने कब्जे में ले ली थी। उसी खौफनाक मंजर ने 15 साल के रणविजय के मासूम दिल में औरत जात के प्रति भरोसा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी में महक आई। एक बड़ी बिजनेस पार्टी में जब रणविजय ने पहली बार महक को देखा था, तो वह ना चाहते हुए भी अपना दिल हार बैठा था। महक का वो मासूम मुस्कुराता हुआ चेहरा उसकी आंखों में सदा के लिए छुप गया था। रणविजय अपने दिल की बात कहने से डरता था, लेकिन वह रोज़ महक के कॉलेज के बाहर अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर घंटों घंटों सिर्फ उसकी एक झलक पाने का इंतज़ार किया करता था। जिस दिन महक के एग्ज़ाम ख़त्म हुए, उस दिन रणविजय ने हिम्मत जुटाई थी कि आज वो अपने दिल की बात महक से कहकर रहेगा। उसने सोचा कि आज वह गाड़ी से उतरकर अपने दिल का हाल महक को बता देगा, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, उसकी नज़र महक के साथ बेहद करीब खड़े गिरीश पर पड़ी। रणविजय का हाथ कांप गया और उसने तुरंत गाड़ी का दरवाज़ा वापस से बंद कर लिया। उस दिन हवेली पहुंचकर हुकुम सा बेचैनी से इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। उनका दिल घबरा रहा था कि आखिर उस लड़की का गिरीश से क्या रिश्ता है। यही वो सोचते इधर उधर घूम रहे थे। तभी गिरीश भागता हुआ आया और उसने रणविजय के गले लगकर बेहद खुशी से कहा, भाई साहब, मुझे शादी करनी है। मैंने एक लड़की पसंद कर ली है। और उसने महक की वही मुस्कुराती हुई फ़ोटो रणविजय को दिखाई और उसके हाथों में थमा दी। उस पल हुकुम सा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। सीने में मानो 1000 खंजर एक साथ घोंप दिए गए हों। लेकिन रणविजय अपने छोटे भाई से खुद से भी ज़्यादा प्यार करता था। बचपन से लेकर आज तक गिरीश ने जो मांगा, रणविजय ने अपने हाथों से उसे दिया था। उसे कभी पिता और माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। फिर आज वह अपने भाई की पहली खुशी को कैसे ठुकरा देता। उसने अपने आँखों के आंसू अंदर ही अंदर निगल लिए और खुद महक के घर उसका रिश्ता लेकर पहुँच गया। महक के पिता भी इलाके के बड़े जमींदार थे। जब उन्होंने देखा कि राठौर हवेली का हुकुम सा खुद अपने भाई के लिए उसकी बेटी का हाथ मांगने आया है, तो वे फूले न समाये और तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी। शादी की तैयारियां बहुत ही धूमधाम से हुई। शादी वाले दिन महक बेहद खूबसूरत दुल्हन बनी थी। उसने हल्के गुलाबी रंग का वही शादी का जोड़ा पहना था जिसे खुद हुकुम शाह ने एक एक जरी देखकर पसंद किया था। अपने तड़पते हुए दिल को संभालना उस इंसान के लिए आसान नहीं था। दुलारी अपनी यादों के भंवर से बाहर आई, लेकिन उसने यह सारी बातें महक को नहीं बताईं। वह जानती थी कि हुकुम शाह का यह राज खुद उसके मुंह से या सही वक्त पर ही बाहर आना चाहिए। दुलारी ने बस एक गहरी सांस ली और थाली को ढकते हुए धीमी आवाज़ में बोली, जिंदगी में जो दिखता है बहू रानी, हमेशा सच वही नहीं होता। थोड़ा वक्त दीजिए, सब समझ आ जाएगा।
इतना कहकर दुलारी चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। उसने जाने के बाद महक अकेले कमरे में टहलने लगी। दुलारी की बातों ने उसके मन में नफरत की आग पर थोड़ा सा पानी तो फेंका था, लेकिन पुरानी यादों का दर्द इतना गहरा था कि वह आसानी से पिघलने वाली नहीं थी। उसने टेबल पर रखी चाय की चुस्की ली थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा एक बार फिर खुला। इस बार दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि रणविजय सिंह राठौर था। सफ़ेद कड़क कुर्ते पजामे में उसकी विशाल काया और आंखों में वही गहरा खामोश रौब। उसने कमरे में कदम रखा और सीधे महक के करीब आ गया। महक ने तुरंत चाय का कप नीचे रखा और खुद को सख्त बताते हुए बोली, आप चाहे जितना अच्छा बनने का नाटक कर लो हुकुम साहब, मगर मेरे दिल की नफ़रत आपके लिए कभी कम नहीं होगी। दुलारी के हाथों से मेरे लिए खाना भेजकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? कि आप मेरी बहुत परवाह करते हैं? अब क्यों आए हैं आप यहाँ? क्या अब खुद अपनी कोई नई शर्त सुनाने आए हैं? रणविजय ने उसकी तीखी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने जेब से एक चाबी निकाली और सामने रखी एक छोटी सी अलमारी की तरफ इशारा किया। उस अलमारी में तुम्हारी ज़रूरत का सारा सामान है। रणविजय की आवाज़ इस बार बहुत शांत थी, लेकिन गंभीर थी। तुम्हारे कपड़े, गहने और दवाइयाँ। आज शाम को हवेली में एक छोटा सा पूजा का कार्यक्रम है। पूरे मेवाड़ के जमींदार और रिश्तेदार आ रहे हैं। महक की आंखें गुस्से से फैल गईं। पूजा? और आप सोचते हैं कि मैं आपकी दुल्हन बनकर उन लोगों के सामने जाऊंगी, ढोंग करूंगी कि हम दोनों बहुत खुश हैं, एक पति पत्नी की तरह रह रहे हैं? रणविजय एक कदम और करीब आया। उसने महक के माथे पर बिखरे बालों की लट को छूने की कोशिश की, लेकिन महक झटके से पीछे हट गई। रणविजय का हाथ हवा में ही थम गया, मगर उसने चेहरे पर कोई सिकन नहीं आई। ढोंग करने की ज़रूरत नहीं है हुक्मा। रणविजय ने अपनी उंगलियों को मरोड़कर वापस अपनी जेब में डाल लिया और धीमी आवाज़ में फुसफुसाया, बस राठौर हवेली की इज्जत का सवाल है। अगर तुम चाहती हो कि 3 महीने बाद तुम्हें तुम्हारी आज़ादी मिले, तो आज शाम तुम्हें हुक्मा बनकर मेरे बगल में बैठना होगा। और अगर मैं मना कर दूं तो? महक ने अपनी ठुड्डी उठाकर चुनौती दी। रणविजय के होंठों पर एक बहुत ही धीमी और रहस्यमयी मुस्कान उभरी। तो फिर मुझे तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर नीचे ले जाना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि तुम अपने पिता और मेहमानों के सामने ऐसा कोई ड्रामा चाहती हो। पिताजी? महक का दिल एक पल के लिए धक से रह गया। क्या पिताजी भी आ रहे हैं? यह कैसे हो सकता है? महक की आवाज़ डर और घबराहट से कांपने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी तैर उठी। तुमने मंडप से उठाकर मेरे साथ जो नीच हरकत की थी, उसके बाद पिताजी तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकते। आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है तुमने ज़रूर उन्हें भी मेरी तरह धमकाया होगा, या फिर अपनी झूठी कहानियाँ गढ़ी होंगी। अपने इस रुतबे और ताकत का डर दिखाया होगा उन्हें, इसलिए वे यहाँ आने के लिए मजबूर हुए होंगे। तुम्हें जो सोचना है मेरे बारे में सोचो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम एक नंबर के झूठे और मक्कार इंसान हो। तुमने मेरे पिता को धोखा दिया है, जैसे मुझे दिया। पर याद रखना, आज जब पिताजी मेरे सामने आएंगे तो मैं उनके सामने तुम्हारी इस हैवानियत का सारा सच खोल कर रख दूंगी। मैं बताऊंगी कि तुमने कैसे ज़बरदस्ती मेरी मांग में अपने नाम का सिंदूर भरा। महक की इस धमकी का रणविजय पर जरा भी असर नहीं हुआ। उसने बड़े आराम से अपने हाथ पैंट की जेब में डाले और बहुत ही शांत लहजे में बोला, सच बताने से तुम्हें किसने रोका है हुक्मा? लेकिन सच क्या है वो अच्छी तरह से जानते हैं। महक की आंखें चकित रह गईं। भरोसा नहीं होता कि पिताजी भी तुम्हारे झूठ में फंसकर तुम्हें माफ़ कर चुके हैं, मगर मैं तुम्हारे झूठ में फंसने वाली नहीं हूँ। बस 3 महीने मुझे तुम्हें झेलना है, फिर उसके बाद मैं अपने गिरीश के पास चली जाऊँगी। गिरीश का नाम सुनकर फिर से हुकुम सा के माथे पर अनगिनत बल पड़ गए। वो आगे बोली, उसके सामने तुम्हारी इस हैवानियत का सारा सच खोल कर रख दूंगी। मैं बताऊंगी कि तुमने कैसे ज़बरदस्ती मेरी मांग भरी है। महक की इस धमकी का रणविजय पर कोई भी असर नहीं हुआ। उसने बड़े आराम से अपने
हाथ पैंट की जेब में डाले और बहुत ही शांत लहजे में बोला, जो बताना है बताओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझी? तुम इंसान नहीं, राक्षस हो रणविजय। महक का जिस्म गुस्से और बेवजह से कांप रहा था। शायद रणविजय ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए थे। उसने दरवाजे की कुंडी पर हाथ रखा और मुड़कर एक आखिरी तीखी नज़र महक पर डाली। शाम 6 बजे दुलारी तुम्हें तैयार करने आएगी। उस गुलाबी जोड़े को पहन लेना। उसकी आवाज़ सख्त थी। वो आगे बोला, क्योंकि हुक्म सा अपनी दुल्हन को किसी और रंग में नहीं देखना चाहते। इतना कहकर रणविजय कमरे से बाहर निकल गया और दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। शाम 6 बजे दुलारी महक को तैयार करने आई। हल्के गुलाबी रंग के उस शाही जोड़े में भारी जेवरों से सजी महक जब हवेली की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो जैसे पूरी हवेली की रोशनी फीकी पड़ गई थी। वह उस गुलाबी जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। नीचे खड़े रणविजय की नज़रें जैसे ही महक पर पड़ी, वे एक टक थम गए थे। उसकी गहरी काली आंखों में महक के लिए बेपनाह मोहब्बत और गर्व साफ झलक रहा था। महक भी सीढ़ियाँ उतरते हुए रणविजय की उन अचल नज़रों को खुद पर महसूस कर रही थी। उसका दिल अनजाने में ही ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। रणविजय भी कम हैंडसम नहीं लग रहा था। जैसा नाम वैसी ही पर्सनैलिटी थी। पूजा का कार्यक्रम शुरू हुआ। महक उसके बगल में बैठी तो लोग उनकी जोड़ी की तारीफ करते नहीं थके। कोई कहता था क्या जोड़ी है, तो कोई कहता हुक्मा बड़ी ही भाग्यशाली है जो हमारे हुक्म सा उनकी ज़िंदगी में आए। भगवान हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं लिखता। कहते हुए लड़कियां आहें भरकर फुसफुसा रही थीं, मगर महक बुत बनी बस पूजा में अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रही थी। पूजा का कार्यक्रम खत्म हुआ तो जैसे महक ने चैन की सांस ली। महक को जैसे ही मौका मिला वह चुपचाप से अपने पिता को हवेली के एक शांत कमरे में बुला लाई। उसे रणविजय का सच जो बताना था। कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही महक की आंखों से आंसू छलक पड़े। पिताजी, आप इस इंसान के दिखावे में मत आइएगा। आप नहीं जानते इसने मेरे साथ क्या किया है। इसने ज़बरदस्ती मुझे मंडप से उठाकर मेरी मांग में सिंदूर भरा है। ये कोई इंसान नहीं, एक हैवान है पिताजी। इससे पहले कि महक आगे कुछ बोल पाती, एक चटाक से जोरदार थप्पड़ महक के गाल पर पड़ा। महक ने होश खोए हुए थे अपनी सुन्न आंखों से अपने पिता को देखा, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी उस पर हाथ नहीं उठाया था। देवता जैसे इंसान के बारे में ऐसे कड़वे शब्द बोलने से पहले तेरी जुबान क्यों नहीं कट गई महक? उसके पिता की आवाज़ गुस्से और रोने की वजह से कांप रही थी। रणविजय राजपूत ने जो हमारे लिए किया है वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। उस इंसान ने अपनी जान पर खेलकर वे बस इतना ही कह पाए कि उनका गला रुध गया। तभी कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला और रणविजय अंदर दाखिल हुआ। उसने शांत भाव से महक के पिता के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें आगे बोलने से रोक दिया। आप शांत हो जाइए प्लीज, आपकी तबीयत वैसे ही खराब है। महक अभी नादान है, रणविजय ने धीमी और भारी आवाज़ में कहा और महक के पिता को सहारा देकर बाहर ले गया। महक वहीं स्तंभ बनी रह गई। उसका हाथ अपने गाल पर था। वह सोचने लगी, आखिर क्या जादू जानता है ये इंसान? हर कोई इसे भगवान क्यों मानता है, जबकि इसने जो मेरे साथ किया वो तो सिर्फ एक राक्षस ही कर सकता है। कौन सा भाई अपने सगे भाई की होने वाली पत्नी से ज़बरदस्ती शादी करता है? वह इन्हीं सवालों और दलदल के भंवर में गोते लगाती रही, मगर उसके सवाल के जवाब कहीं नहीं थे। इसी तरह 2 महीने बीत गए थे। इन 2 महीने में बहुत कुछ बदल चुका था। रणविजय का हर पल महक का ख्याल रखना, उसके पिता की बीमारी में बेटे की तरह देखभाल करना और महक की हर छोटी से छोटी ज़रूरत का बिना कहे इंतजाम कर देना और पूरी रात उसे यूं ही एकटक देखते रहना। महक के दिल के किसी अनजाने कोने में यह बात बैठने लगी थी कि हुकुम सा उतने भी बुरे नहीं हैं जितना वह सोचती थी। एक दिन महक कमरे की खिड़की के पास उदास खड़ी थी।
तभी बाहर से एक कागज़ की छोटी सी बॉल उड़ती हुई सीधे कमरे में अंदर आकर गिरी। महक ने चौंक कर कागज़ उठाया और खोला। उस पर लिखा था, आई लव यू महक, मैं गिरीश हूँ, मुझे तुमसे मिलना है, आज रात हवेली के पीछे वाले गेट पर मिलना। ये पढ़ते ही महक के होश उड़ गए। उसने घबराकर इधर उधर खिड़की से बाहर देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। उसका दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। इतने दिनों बाद गिरीश का संदेश आया था। इससे यह बेचैनी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं कैसे जाऊंगी उसके पास? हुकुम सा का भूत तो हमेशा मेरे इर्द गिर्द घूमता रहता है। पूरी रात अपनी खा जाने वाली नज़रों से मुझे घूरते रहते हैं। मैं क्या करूं भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। दबी कमरे के दरवाजे पर भारी कदमों की आहट हुई और रणविजय अंदर आया। उसकी सातिर और तेज नज़रों ने एक ही पल में महक के खिले हुए चेहरे के पीछे की हलचल को पढ़ लिया था। बहुत खुश लग रही हो? रणविजय ने बेहद शांत लहजे में पूछा। महक ने झटके से कागज़ को अपनी हथेली में भींच लिया और घबराकर बोली, नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बचपन की कोई बात याद आ गई थी। रणविजय के होंठों पर एक तीखी मुस्कान उभरी। बचपन की या फिर गिरीश की? महक का दिल एक पल के लिए मानो ठहर सा गया। उसकी सांसें अटक गईं। वह गौर से रणविजय के चेहरे के हाव भाव देखने लगी कि कहीं उसने कुछ देख तो नहीं लिया। तभी रणविजय ने माहौल को संभालते हुए बात बदली। खैर, मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर काम से जा रहा हूँ। तुम मेरे साथ चलोगी या यहीं हवेली में रहोगी? महक को गहरा ताज्जुब हुआ। जो इंसान एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ता था, वह आज खुद उससे पूछ रहा है। गिरीश की खबर ने महक को अंदर से बेचैन कर रखा था। वह मन ही मन सोच रही थी कि यह इंसान यहाँ से जाए ताकि वह आज रात गिरीश से मिल सके। आप सच में शहर जा रहे हैं? महक ने पक्का करने के लिए पूछा। क्यों, तुम नहीं चाहती कि मैं जाऊं? रणविजय ने अपनी गहरी आंखें महक के चेहरे पर गड़ाते हुए पूछा। महक ने झेपकर अपनी नज़रें चुराते हुए बोली, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। रणविजय एक कदम उसके करीब आया और उसकी आंखों में झांक कर धीमी आवाज़ में फुसफुसाया, लगता है तुम्हें हमसे प्यार होने लगा है हुकुमा। महक का चेहरा शर्म और घबराहट से तुरंत लाल हो गया। वो झटके से उसकी तरफ पीठ करके पलटी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि आप तो 24 घंटे मुझ पर नज़र रखते हैं। आप चले जाएंगे और मैं यहाँ से भाग गई तो मुझ पर नज़र कौन रखेगा? रणविजय के होंठों पर एक बहुत ही धीमी, दर्द भरी मगर खूबसूरत मुस्कान बिखर गई। उसने महक की पीठ को देखा और बड़े ही गहरे अंदाज में कहा, कभी कभी जिस इंसान से बेपनाह मोहब्बत हो उसे आज़ाद छोड़ देना ही उचित होता है हुकुमा। इतना कहकर रणविजय कमरे से बाहर निकल गया और महक अपनी ही धड़कनों के शोर में उलझ कर रह गई। वो पलटी, मोहब्बत? वह खुद से ही बुदबुदाई, लेकिन सामने सिर्फ हुकुम सा की जाती हुई चौड़ी पीठ दिखाई दी। आज इस एक शब्द मोहब्बत ने महक को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। हुकुम सा के जाते ही महक धड़कते दिल से हवेली के पिछले गेट पर गिरीश से मिलने पहुंची। गिरीश को देखते ही वह उसकी तरफ बढ़ी और गिरीश ने तुरंत महक को गले से लगा लिया, लेकिन महक ने अपने हाथ उसके गले में नहीं डाले। न जाने उसके दिल में कैसी उथल पुथल मची थी। जिस गिरीश से मिलने का वह इतने दिनों से, इतने महीनों से इंतज़ार कर रही थी, आज उससे मिलने पर उसके दिल को वो सुकून नहीं मिल रहा था जो उसे मिलना चाहिए था। महक, मेरे भाई ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, गिरीश ने महक को खुद से अलग करते हुए कहा। आखिर मेरी माँ सच ही कहती थी, सौतेला हमेशा सौतेला ही होता है। महक, तुम मेरे साथ चलो। उसने महक का हाथ पकड़ा। महक ने गिरीश के हाथ को देखते हुए धीरे से कहा, कहाँ गिरीश?
गिरीश बोला, कहीं दूर चलते हैं महक, अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। महक ने अपना हाथ थोड़ा ढीला करते हुए कहा, अभी नहीं गिरीश, अभी हमारा तलाक नहीं हुआ है। तलाक के 1 महीने बाकी है। उसके बाद तुम जहाँ कहोगे मैं चलूँगी। गिरीश की आंखों में अजीब सी छटपटाहट तैर गई। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा, लेकिन तुम तलाक से पहले मेरा एक काम करना, इन पेपर्स पर उसके साइन करवा लो। जिससे उसने एक फ़ाइल महक के हाथों में थमा दी। महक ने फ़ाइल को देखा। नहीं गिरीश, यह गलत है, महक ने मना करते हुए कहा। हुकुम शाह ने खुद कहा है कि 3 महीने बाद वे खुद हम दोनों की शादी करवाएंगे। गलत। गिरीश की आवाज़ में अचानक कड़वाहट आ गई। उसने जो हम दोनों के साथ किया वो गलत नहीं था। उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए महक, और उसकी सज़ा है उसे सड़क पर लाना। गिरीश की बातें सुनकर मासूम महक को लगा कि गिरीश सही कह रहा है। रणविजय ने सच में उसका सब कुछ छीना है। महक भारी मन से हवेली वापस आई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने दुलारी खड़ी थी। महक चौंक गई। दुलारी ने धीमी आवाज़ में पूछा, कहाँ गई थी बहू रानी? महक का माथा ठनक गया। अच्छा, तो हुकुम शाह ने आपको हम पर नज़र रखने के लिए कहा है? नहीं, हम तो आपको दूध देने आए थे, मगर आप कमरे में नहीं थी, बस इसलिए पूछ लिया। दुलारी ने थाली साइड में रखते हुए आगे कहा, लेकिन जो आप कर रही हैं बहू रानी, वो ठीक नहीं है। गिरीश बिल्कुल अपनी माँ की तरह बेवफा है। वो अच्छा इंसान नहीं है। हमने इन बूढ़ी आँखों से बहुत कुछ देखा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप गुस्से में कुछ ऐसा कर बैठें जिसके लिए बाद में आप खुद से भी नज़रें न मिला पाएँ। दुलारी की बात सुनकर महक के माथे पर अनगिनत बल पड़ गए। मुझे आपसे जानने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मेरी जासूसी करना बंद कीजिए आप। मैं गिरीश से प्यार करती हूँ और उसकी खुशी के लिए मुझे क्या करना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अब तो महक रोज़ उसी जगह छुपकर गिरीश से मिलने लगी। रणविजय को शहर गए आज 3 दिन हो चुके थे और आज उसके वापस आने का दिन था। महक ने उनके आने से पहले पूरे कमरे को महकते हुए ताज़ा फूलों से सजाया ताकि हुकुम शाह खुशबू से खुश हो जाएं। उन्हें फूल बहुत पसंद थे। जैसे ही रणविजय हवेली पहुँचे, वे सबसे पहले महक का हाल पूछने उसके कमरे में आए। कैसी हो हुक्मा, कोई परेशानी तो नहीं हुई? रणविजय की आवाज़ में वही अपनापन था। नहीं, महक ने मुस्कुराकर कहा। अब महक बहुत खुश रहने लगी थी, क्योंकि उसे लगता था कि 15 दिन बाद वह और गिरीश एक हो जाएंगी। लेकिन हुकुम शाह के साइन उस फाइल पर कैसे ले? रात को जब रणविजय कमरे में आए तो महक ने घर आते हुए कांपते हाथों से वह फाइल रणविजय के सामने रख दी। मुझे इस पर आपके साइन चाहिए। रणविजय ने महक का चेहरा देखा और बिना एक भी शब्द शांत भाव से फाइल पर साइन कर दिए। महक हैरान रह गई। एक बार पढ़ तो लेते हुकुम शाह। रणविजय ने अपनी गहरी आंखें महक की ओर गड़ाते हुए कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है हुकुमा। महक की धड़कनें बेकाबू हो गईं। और अगर मैं आपके भरोसे के लायक ना निकली तब? रणविजय ने होंठों पर एक बहुत ही मखमली और दर्द भरी मुस्कान बिखर गई। आपकी एक खुशी के लिए हम अपनी जान भी हंसते हंसते दे सकते हैं हुक्मा। ये धन दौलत और जायदाद क्या चीज़ है? कल हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे और खुद अपने हाथों से गिरीश से तुम्हारी शादी करवा देंगे। जो वादा हमने किया था वो पूरा करेंगे। महक का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान कैसा है। या तो ये बहुत ही बेवकूफ़ है या फिर हद से ज़्यादा सीधा। शाम को महक को गिरीश को वो फाइल साइन की हुई देनी थी। वो छुपकर बाहर पहुंची तो फाइल गिरीश के हाथ में थमा दी। फाइल देखते ही गिरीश का चेहरा खुशी से खिल उठा। गिरीश हंसते हुए बोला, मुझे पता था रणविजय बहुत ही बेवकूफ़ है, हमेशा आंख बंद करके सब पर भरोसा कर लेता है, मगर मैं उसके जैसा बेवकूफ़ नहीं हूँ। उसने फाइल खोलकर पन्ने चेक किए। महक को बुरा लगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैंने खुद खड़े होकर
साइन करवाए हैं। कुछ देर दोनों वहीं बैठे रहे, बातें करते रहे। फिर महक हवेली की तरफ लौटने लगी, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह अपना फ़ोन वहीं बेंच पर भूल गई है। वह तुरंत वापस मुड़ी, लेकिन वहां पहुंचते ही जो नज़ारा महक ने देखा, उसके पांव तले ज़मीन खिसक गई। गिरीश के पास एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी थी। वह औरत फाइल को चूमते हुए कह रही थी, बहुत बढ़िया बेटा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम मेरे ही बेटे हो। पूरे राठौर हवेली पर अब हमारी है। हाँ माँ, गिरीश नीचता से हंसते हुए बोला, आखिर आपका ही तो आशीर्वाद है। बस अब कल उस बेवकूफ़ महक से शादी का नाटक करके अपने दोस्तों के साथ लगाई वो शर्त भी जीत लूँगा। फिर इस महक को सड़क पर फेंक दूँगा। महक का वजूद हिल गया। उसकी आंखों के सामने सारे धोखे के पर्दे हट गए थे। वह गुस्से में आगे बढ़ी और उसने चटाक करके एक जोरदार थप्पड़ गिरीश की गाल पर रसीद कर दिया। मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था गिरीश, तुम इतने नीच हो, महक चीखी। गिरीश ने अपने गाल को सहलाया और उसकी आंखें बहसत से लाल हो गईं। कहीं की तेरी यह हिम्मत, कहकर गिरीश ने जैसे ही महक को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, महक पीछे गिरती उससे पहले ही एक जबरदस्त और विशाल ढाल ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। वो कोई और नहीं, रणविजय सिंह राठौर था। हुकुम साहब, आप। महक की आंखों से आंसू छलक पड़े। रणविजय ने महक को अपने सीने से सटाया और उसकी तरफ देखे बिना कहा, चिंता मत करो हुकुमा, मैं हूं ना। अगले ही पल रणविजय की आंखों में खून उतर आया। उसने एक झटके में गिरीश का वही हाथ दबोच कर मरोड़ दिया। दर्द की चीख हवा में गूंज उठी थी। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुमने इस हाथ से मेरी हुक्मा पर हाथ उठाया। रणविजय की दहाड़ से पूरी जगह कांप उठी थी। जिस लड़की में रणविजय की जान बसती है, उस पर हाथ उठाने वाली उंगलियां तोड़ देता हूं मैं। रणविजय लगातार उसका हाथ मरोड़ रहा था। गिरीश दर्द से गिड़गिड़ा रहा था। तभी दुलारी पुलिस की गाड़ी के साथ वहां पहुंची। धोखेबाजी, साजिश और धोखाधड़ी के केस में पुलिस ने गिरीश और उसकी मां को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सच ही कहा है, बुरे का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अब वहां सिर्फ सन्नाटा था और रणविजय के सामने खड़ी शर्मिंदा महक चाहकर भी हुकुम साहब से नजरें नहीं मिला पा रही थी। रणविजय ने आगे बढ़कर बेहद नजाकत से उसकी ठुड्डी को छुआ और उसकी नम आंखों में झांका। हुकुमा, क्या हुआ? अब भी इस रणविजय से इतनी ही नफरत करती हो? महक का सब्र टूट गया। वो फूट फूट कर रणविजय के सीने से लिपट कर रो पड़ी। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए हुकुम साहब, मेरी कोई औकात नहीं है कि आप मुझे माफ़ करें, लेकिन फिर भी मैं गिड़गिड़ाकर माफ़िया मांगती हूँ। हो सके तो इस गवार को माफ़ कर दीजिए। मैं समझ नहीं पाई कि आपने मेरे लिए क्या किया है। मैं आप जैसे देवता को राक्षस समझती रही। रणविजय ने बड़े प्यार से महक के आंसू पोंछे। तुम इस दिल की धड़कन हो हुकुमा, और धड़कन के बिना ये शरीर किस काम का। मैं तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकता। महक ने रणविजय के पांव पकड़ लिए। मैं आप जैसे देवता को राक्षस समझती रही। आप नफरत के नहीं, पूजा के योग्य हैं। महक के आंसू थम ही नहीं रहे थे। उसे आज समझ आ चुका था कि हुकुम शाह ने उससे शादी केवल उस नीच इंसान की घटिया शर्त और साजिश से बचाने के लिए की थी। रणविजय महक को गोद में उठाकर कमरे में लेकर आए। दुलारी तुरंत पानी लेकर आई। महक ने रोते हुए दुलारी को भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। दुलारी ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा और बाहर चली गई। रात का शांत समय था। रणविजय हमेशा की तरह महक को कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए सोफे पर लेटने लगा, लेकिन इस बार महक ने उसका हाथ पकड़ा और सीधे उसके सीने से जा लगी। माफ़ नहीं किया है ना आपने मुझे? महक ने सिसकते हुए कहा। रणविजय ने उसे अपनी बाहों में भींचते हुए कहा, नहीं हुकुमा, मैं तुम्हें बहुत पहले ही माफ़ कर चुका हूँ। अगर माफ़ कर दिया है तो फिर यहाँ सोफे पर क्यों लेटे हो?
बेड पर चलिए। महक ने अपनी नम आंखें उठाकर रणविजय की गहरी आंखों में देखा। आज मैं खुद पूरी तरह से आपकी हुक्मा बनकर आप में समा जाना चाहती हूँ। रणविजय के होंठों पर एक मुकम्मल मुस्कान आ गई। उनकी अपनी आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए थे। उन्होंने महक को अपनी बाहों में उठाया और बेड पर ले आए। आज रणविजय की बरसों पुरानी जुनूनी और पवित्र मोहब्बत मुकम्मल हो चुकी थी। उस रात दो जिस्म हमेशा हमेशा के लिए एक जान हो गए थे। 1 साल बाद राठौर हवेली आज रोशनी और फूलों से दुल्हन की तरह सजी हुई थी। किलकारियों की आवाज़ से पूरा आंगन गूंज रहा था। कमरे में मखमली धूप छनकर आ रही थी। महक बेड पर बैठी अपने आंचल में एक नन्ही सी जान को दुग्धपान करा रही थी। तभी रणविजय ने भारी मगर नरम कदमों से अंदर प्रवेश किया। उसने झुककर पहले महक के माथे को चूमा, फिर अपनी उंगली उस नन्हे शहजादे की नन्ही हथेली में थमा दी। बिल्कुल अपनी माँ की तरह जिद्दी है। रणविजय के होंठों पर एक बहुत ही मखमली और गहरी मुस्कान थी। महक ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें उठाईं और रणविजय के सीने से अपना सिर टिका दिया। और अपने पापा की तरह जुनून से भरा हुआ भी है। रणविजय ने दोनों को अपनी विशाल बाहों में भींच लिया। जो रिश्ता कभी जबरदस्ती के सिंदूर से शुरू हुआ था, आज वो एक खूबसूरत परिवार और कभी न ख़त्म होने वाले जुनूनी इश्क की मुकम्मल दास्तान बन चुका था। दोस्तों, ऐसी ही रोमांटिक कहानियाँ सुनने के लिए कल्पना तोमर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।